सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले दो प्रकार के सिस्टम मनुष्य के बॉडी के, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्टों को, बेकार पदार्थों को बाहर निकालने वाला सिस्टम होता है। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखें कि अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ किन्हें कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका शरीर में कोई योगदान नहीं होता है या जो बेकार बने हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को हम उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य वैसे तो विभिन्न अंग करते हैं, जैसे हमारी त्वचा, हमारा यकृत और जीभ और किडनी, ये सब हमारे शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम करते हैं। उत्सर्जी अंग इन्हें कहा जाता है। परंतु सबसे अच्छे या सबसे बढ़िया जो उत्सर्जी अंग है उन्हें हम किडनी को मानते हैं। तो किडनी या वृक्क, यहाँ पर हम मुख्य रूप से वही पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड को, रक्त को साफ करने का कार्य हमारे इसी भाग द्वारा, किडनी द्वारा ही किया जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से किडनी या वृक्क का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाए जाते हैं। गहरे कत्थई रंग के ये होते हैं और वक्ष गुहा में, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी और पसलियों से ये गुहा बनी है, उस वक्ष गुहा के नीचे की ओर किडनियां स्थित होती हैं। तो मनुष्य में इस तरह से दो किडनियां पाई जाती हैं और ये दोनों किडनियां वक्ष गुहा के नीचे की ओर स्थित होती है। लंबाई की दृष्टि से देखें तो दोनों किडनियों की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से होती है। दाहिनी किडनी, मैं चित्र में तो लगभग दोनों को बराबर बना रहा हूँ, परंतु दाईं किडनी बाईं किडनी की तुलना में थोड़ी सी नीचे है। कारण उसका ये है कि इसके ऊपर की ओर यकृत या लीवर पाया जाता है। जो पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था, लीवर शरीर में एक ही होता है और इस तरफ होता है। तो ये यहाँ की जो किडनी है थोड़ी सी नीचे होती है इस तरफ से। तो ये किडनी इसकी तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी नीचे होती है। चित्र में हम बराबर बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से दो किडनियाँ हैं जो वक्ष गुहा में नीचे की ओर, ये वक्ष गुहा यहीं पर पसलियों से बना ढांचा यहाँ समाप्त होते, इसके नीचे पाई जाती है। आगे आप देखो कि दोनों किडनियों के बीच के भाग ये दबे हुए होते हैं। इस तरह से अंदर की ओर धंसे हुए या दबे हुए हम इसे कह सकते हैं, ये होते हैं। और इस दबे हुए अंदर की ओर खांचनुमा संरचना वाले भाग को हम हाइलम कहते हैं। इम्पोर्टेंट नाम है। हाइलम किसे कहा जाता है कि दोनों वृक्क या वृक्क के अंदर का वह भाग जहाँ पर दबा हुआ खांच रूपी संरचना पाई जाती है, उस भाग को हम हाइलम कहते हैं। हाइलम वाले स्थान से रक्त वाहिनियां इसमें प्रवेश करती है, जो ब्लड को लेकर भी जाती है और रुधिर को वापस शुद्धिकरण के बाद वापस लेके आती है। तो रुधिर वाहिनियां यहीं से प्रवेश करती है और इसी के साथ साथ यहाँ से ट्यूब या नलिका मूत्र वाहिनी भी निकलती है। ये मैं आपके सामने मूत्र वाहिनी बना रहा हूँ। तो ये मूत्र वाहिनियाँ यहाँ से निकलती है। ये दोनों मूत्र वाहिनी है जो दोनों किडनियों से निकलती है। अब देखो, ये मैं चित्र में आपको बना रहा हूँ, ये रुधिर वाहिनी है। एक होती है इसमें धमनी और एक होती है शिरा। धमनी जो रुधिर को ले जाने का कार्य कर रही है और शिराएं रुधिर को लाने का काम करती है। तो रुधिर को लाने और ले जाने के लिए इसमें नलिकाएं होती हैं, इस तरह से अंदर धंसी होती है। इस धंसे हुए स्थान से ये अंदर की तरफ पाई जाती है।
इस तरह से आप देखें कि एक धमनी और एक शिरा है जो हाइलम वाले स्थान से इसमें किडनियों में प्रवेश करती है। यहीं से ये निकलती है मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी एक थैलेनुमा संरचना, संकुचनशील पेशियों से बनी थैलेनुमा संरचना में खुलती है। ये जो थैलेनुमा संरचना है इसे हम मूत्राशय कहते हैं। इसका नाम होता है मूत्राशय, जिसमें मूत्र को एकत्रित किया जाता है। मूत्र क्या है? रुधिर में से छाने हुए अपशिष्ट पदार्थ ही मूत्र। रुधिर आएगा, उसमें से रुधिर को छाना जाएगा, और छानने के बाद जो अपशिष्ट बच जाएंगे वो अपशिष्ट मूत्रवाहिनी में छोड़ दिए जाएंगे। ये मूत्रवाहिनी है, और मूत्रवाहिनी उन अपशिष्टों को ले जाकर मूत्राशय में एकत्रित कर देती है, और मूत्राशय में से ये अपशिष्ट, ये एक नलिका रूपी संरचना है, इसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें मनुष्य के शरीर में ये हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र है। दो किडनियां हैं, किडनियों का दबा हुआ स्थान हाइलम है, उस हाइलम वाले स्थान से ही रक्तवाहिनियां इसमें प्रवेश करती हैं। एक पे हम लिखेंगे शिरा और एक पर लिखेंगे हम धमनी। तो धमनी और शिरा इसी के माध्यम से प्रवेश करती है हाइलम वाले स्थान से, और इसी स्थान से जब रुधिर अंदर जाता है उसे छाना जाता है। रुधिर को छानने की प्रोसेस में अभी बताऊंगा, पहले ही हम बाहरी संरचना पढ़ रहे हैं। तो ये मूत्रवाहिनी आ रही है जो छाने हुए रुधिर में से जो अपशिष्ट छाने जाते हैं उन अपशिष्टों को लाकर मूत्राशय में छोड़ देती है, और मूत्राशय में उन अपशिष्टों को कुछ समय तक एकत्रित किया जाता है। संकुचनशील पेशीय संरचना होती है, और जब इसमें मूत्र एकत्रित हो जाता है तो मूत्र मार्ग की सहायता से उसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र की हमने संरचना का वर्णन कर लिया है। इसके बाद हमें ये देखना है कि किडनियों में, वृक्क में अंदर क्या होता है और किस तरह से यहाँ पर रुधिर को छानकर और रुधिर में से अपशिष्टों को या मूत्र को अलग किया जाता है। तो चित्र को एक बार अच्छे से समझें, जो बात मैंने बताई है उन्हें आप नोटिस करें, और उसके बाद मैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किडनियों की या इंटरनल आंतरिक संरचना ऑफ वृक्क की आंतरिक संरचना को अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वृक्क की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट है वृक्क की आंतरिक संरचना। जो किडनी हमने पढ़ी है, जो वृक्क हमने पढ़ा है, अब हम जानना चाह रहे हैं कि वो अंदर से कैसे होता है। तो देखिए, जो वृक्क का ये ऊपरी फूला हुआ भाग या ऊपरी संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये कॉर्टेक्स, और इसका जो अंदर वाला भाग है उसे मेडुला कहा जाता है। ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला या मध्यांश कहा जाता है। इसके मेडुला या मध्यांश वाले भाग में कई सारी नलिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि नलिकाओं का इसमें जाल फैला होता है। उन नलिकाओं को हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। जो वृक्काणु होती है, लगभग प्रत्येक वृक्क में उसकी संख्या लगभग 10 लाख। वृक्काणु की संख्या प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख के बराबर होती है, और बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं को अब हम देखें क्या होती हैं, कि उन नलिकाओं का प्रारंभिक भाग ऐसे प्याले नुमा होता है। वृक्काणु का प्रारंभिक भाग मतलब जहां से वो नली चालू हो रही है वो प्याले नुमा ऐसी संरचना होती है, और इस प्याले नुमा संरचना को हम बौमन संपुट कहते हैं। बौमन संपुट ऐसी संरचना होती है, इसी में रक्त वाहिनियों का जाल फैला होता है। जो ब्लड की नलिकाएं हमने बताई थी कि रक्त वाहिनी अंदर प्रवेश करती है, तो रक्त वाहिनियां बिल्कुल धागों के समान होकर और प्रत्येक वृक्काणु में या बौमन संपुट में इस तरह से फैली हुई होती है। आगे देखो कि जो वृक्काणु है उसका प्रारंभिक भाग तो प्याले नुमा है, जिसे हमने बौमन संपुट कह दिया। जो नलिकाएं इसमें रक्त वाहिनियां आ रही हैं उनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। अब इसका बाद का भाग या हम कहें कि वृक्कणु का जो बोमन संपुट के बाद का भाग पतली लंबी नलिका के रूप में होता है और इसमें एक यू आकार की लूप या आकृति पाई जाती है। ये लूप है जो यू आकार का है, इसे नाम दिया गया है हेनले लूप। हेनले लूप इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, क्योंकि यहाँ पर हेनले लूप में जो अपशिष्ट छाने जाते हैं उनमें से जल का और आवश्यक पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है। तो ये हेनले लूप है। हेनले लूप के बाद ये नलिका और ज़्यादा कुंडलित हो जाती है और इस नलिका को हम संग्रह वाहिनी या संग्रह नलिका कहते हैं। और ज़्यादा कुंडलित हो जाती है और कुंडलित होने के बाद ये इस तरह से जो मुख्य एक बड़ी संग्रह वाहिनी, बड़ी संग्रह नलिका है, उसमें इस तरह से खुल जाती है। मतलब इस तरह की जो संरचना है वो बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ कि एक किडनी में लगभग 10 लाख के करीब होती है, वो मिलकर फिर बड़ी नलिका में खुल जाती है और इस तरह की बड़ी संग्रह वाहिनियाँ आपस में संयोजित होकर और मूत्र वाहिनी का निर्माण करती है। तो जिस तरह से ट्यूब आपस में जुड़ करके और एक मूत्र वाहिनी का निर्माण करती है, तो इसमें आता है, यहाँ पे आते हैं अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम मूत्र कहते हैं। ये संग्रह वाहिनी है, संग्रह वाहिनी या संग्रह नलिका, और ये हेनले लूप है, ये भी संग्रह वाहिनी है। ये बोमन संपुट, इन दोनों को हम मेलपीघी कोश भी कहते हैं। मेलपीघी कोश भी कहते हैं। ये आंतरिक संरचना है एक वृक्कणु या एक जो नलिका अंदर पाई जा रही है उसकी नेफ्रॉन भी इसे कहा जाता है, अंग्रेजी नाम है नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है जो इस तरह से, ये 10 लाख की संख्या में होती है। अब हम देखें, साथ के साथ इसी चित्र से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से इसमें रुधिर को छानकर और मूत्र का निर्माण होता है। अगर टॉपिक की दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक कहलाता है कि वृक्काणु की क्रियाविधि या वृक्क की क्रियाविधि, फंक्शन ऑफ किडनी, कैसे किडनी कार्य करती है। तो साथ इसी में समझ लें आप, देखो ये रक्त वाहिनियाँ जो आ रही हैं, जिन नलियों में रुधिर आता है वो चौड़ी होती है। जिन नलियों में रुधिर आता है ना यहाँ पर बोमन संपुट में, वो चौड़ी होती है। और जब यहाँ से रुधिर वापस जाता है, मैंने बताया था ना कि एक नली वहाँ पर किडनी में रुधिर को लाने के लिए और एक रुधिर को वापस ले जाने के लिए। तो रुधिर कहीं भी खुला नहीं है, बस ये ऐसा होता है कि यहाँ से जब ये जाता है तो पतली नलिका हो जाती है। पतली नलिका होने से क्या होता है कि उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ेगा? प्रेशर। जैसे आप, साधारण सी बात है कि आपने कोई घरों पर नल फिटिंग कराई है और उसमें एक तो चौड़ा पाइप है जो 1 इंची है और उसमें आगे कहीं पे आधा इंची जोड़ देते हैं, तो उसी प्रेशर में आधा इंची में प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो वो की वही घटना यहाँ पर हो रही है। जब रुधिर यहाँ से वापस लौटता है तो उस पर दाब, उस पर प्रेशर बढ़ जाता है और उसी समय जब प्रेशर बढ़ता है तो विसरण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया है? विसरण। विसरण की क्रिया द्वारा अपशिष्टों को यहाँ पर बोमन संपुट की आंतरिक सतह पर अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो अपशिष्ट आंतरिक सतह पर अवशोषित हो रहे हैं वो यहाँ से इस तरह से बूंद बूंद जैसे जैसे छनता जा रहा है, रुधिर आ रहा है और वापस जा रहा है, रुधिर आ रहा है, वापस जा रहा है, अपशिष्ट यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। हो रहा है ना छानने का काम, और इतना बढ़िया छानने का काम हो रहा है कि रुधिर जो लाल रंग का है उसमें से पूरा लाल रंग, हीमोग्लोबिन, लाल रंग सब हटा दिया है और केवल अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर छानकर इस नली में छोड़ दिए गए। ये अपशिष्ट जब अब यहाँ पर हेनले लूप पर पहुँचते हैं तो इस यू आकार पर उसमें से वापस से शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को बाहर निकाल लिया जाता है। माना कि यहाँ पे पानी भी पूरा अवशोषित, मतलब बहुत बड़ी मात्रा पानी की भी अवशोषित हो जाती है और हमारी बॉडी का 70 से 75% भाग जल है ना, तो इस जल की वापस हमें जरूरत भी होती है। तो क्या करते हैं हम कि जैसे ही यू आकार के हेनले लूप पर ये अपशिष्ट पहुँचते हैं, शरीर के लिए आवश्यक जल की कुछ मात्रा को वापस से यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो शेष अपशिष्ट बचे हैं वो कहलाता है मूत्र। क्या कहलाता है? मूत्र। उसका अब शरीर में अवशोषण नहीं होगा। ये मूत्र इस नलिका में आगे बढ़ता हुआ संग्रह वाहिनी में जाएगा
और संग्रह वाहिनी आपस में जुड़कर मूत्र वाहिनी बना लेती है। मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरह से हम वृक्क की आंतरिक संरचना और उसमें द्वारा रुधिर को छानने की प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जिन नलियों में रुधिर आ रहा है वो चौड़ी होती हैं और जिनमें से रुधिर वापस जा रहा है वो सकड़ी या पतली होती है। तो जब चौड़ी में रुधिर आता है और सकड़ी में से जाता है तो प्रेशर, दबाव बढ़ जाता है। उसी दबाव के कारण बोमन संपूर्ण की आंतरिक सतह द्वारा पदार्थों को, जो उस ब्लड में अधिक मात्रा में है, ऐसे पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से दो आकार के हैंडले लूप पर पहुँचते हैं और जब ये हैंडले लूप पर पहुँचते हैं तो यहाँ से शरीर के लिए, बॉडी के लिए आवश्यक जल और ग्लूकोज और कुछ पोषक पदार्थों को वापस से अवशोषित कर लिया जाता है। शेष पदार्थ जो बचते हैं वो हैंडले लूप से आगे कुंडलित नलिका में छोड़ दिए जाते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ अब मूत्र कहलाते हैं। यहाँ तक हमने उसे मूत्र नाम नहीं दिया है, अपशिष्ट नाम दिया है, परंतु अब इसे मूत्र कहा जाएगा। ये मूत्र नलिका में बढ़ता हुआ संग्रह वाहिनी में, संग्रह नलिकाओं में चला जाता है और विभिन्न संग्रह नलिकाएं आपस में संयोजित होती हैं और मूत्र वाहिनी मूत्र नलिका का निर्माण कर लेती हैं और दोनों किडनियों से निकलने वाली मूत्र वाहिनी मूत्राशय नामक थैलेनुमा संरचना तक पहुंच जाती है। जब वहां पर मूत्र को एकत्रित कर लिया जाता है और जब मूत्र की मात्रा वहां पर बढ़ जाती है, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है। संकुचन से मूत्र मार्ग का रास्ता खुलता है और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से इस छाने हुए अपशिष्ट पदार्थ या मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये था मानव उत्सर्जन तंत्र। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।